हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होंगे उनका रिवाइज करेंगे। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिज्म पूरा रिवाइज नहीं करने वाले। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो हम लोग आज रिवाइज करने वाले हैं सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से, जहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली स्टेटमेंट वाले पूछे जाएं या फिर उससे न्यूमेरिकल बना सके। तो उस टाइप के हम क्वेश्चंस को, जो उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी बेसिक से बातें कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हालांकि थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। अभी आगे आते आते आप समझ जाएंगे किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें हम बात करते हैं कैलकुलेशन वाली। अगर हमारे पास चार्जेस दिए हैं, चार्जेस की वजह से हमें कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या हमें किसी एक अन्य चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स की कैलकुलेशन होती है। ये आपको करनी आनी चाहिए कि किसी भी तरह का हमारे पास चार्ज वाला सिस्टम दिया गया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन जो होती है ये हमेशा वेक्टर फॉर्म में होती है। तो इसमें वेक्टर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हमें दिया गया है, इस तरह से दिया गया, मान लो एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये चार चार्ज दिए गए हैं आपको और आपसे बोला गया है कि ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है। ठीक है, तो बताओ इन तीनों चार्जेस की वजह से इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये वाला जो चार्ज है इस वाले फोर्स पे किधर लगाएगा फोर्स, सॉरी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सिमिलरली ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वाला भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। सिंपल सर, कोई कंफ्यूजन? अब हमें करना क्या होता है, सिंपल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होता है। मान लो ये जो स्क्वायर है इसकी सारी साइड्स ए, इसकी सारी साइड्स ए है, तो हमें करना क्या है, ये भी ए है ये भी ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए ए मिलकर क्या होगी, a√2। अब क्या है, ये फोर्स बहुत इजीली लिखे जा सकते हैं। F1, ये F1 मान लो, ये F2 मान लो, ये F3 मान लो। F1 और F2 बराबर होंगे, इनका मैग्नीट्यूड बेसिकली बराबर होगा, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पे है। तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सिंपल सा। ये भी आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन ये वाला फोर्स क्या है, F3 क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई √2a का होल स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर। अब क्या है, ये दोनों देखो, अब ध्यान रखना यहीं पे कैच है कि वेक्टर्स को आपको किस तरह सॉल्व करना है। एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन। ये आपका के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आपका के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। इन दोनों का पहले इसका और इसका आप वेक्टर समेशन कर लो। ये 90 डिग्री पे है, तो ये इनका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, इन दोनों का ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √2। अब बचा क्या, आंसर क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस डायरेक्टली। अब क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में आ गए तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें इन तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अगर इसमें हमें किसी और भी फोर्स पे किसी और चार्ज पे हमसे फोर्स पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शंस क्या है, वहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये वाला हमसे बोल दिया जाए इस वाले चार्ज पे फोर्स बताओ, तो ये वाला चार्ज जो है इस वाले चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, और ये वाला चार्ज इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका वेक्टर सम कर लो या इसका वेक्टर सम कर लो, ये बीच में आएगा कुछ, फिर इसका कर लो, ये इधर की तरफ आ जाएगा कुछ, समझ रहे हो? तो वो थोड़ा सा और लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना लेंदी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो हमें वेक्टर्स का समेशन करना आना चाहिए, कैसे हम वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं। अब हमसे ये क्या कहते हैं, चार्जेस की जगह पे, फोर्स की जगह पे हमसे बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। हमसे क्या बोल दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। कि मान लो हमसे 4 चार्जेस दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू। ठीक है, आपसे बोल दीजिए बताओ इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई देखो ध्यान से, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। थोड़ा सा पहले कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो, तब जो है क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसका वाला
इधर की तरफ, इसका वाला भी इधर की तरफ। समझ रहे हैं मैं इधर की तरफ कैसे कर रहा हूँ भाई, पॉजिटिव से हमेशा आगे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, और नेगेटिव की तरफ होता है, तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे इस तरफ को हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन आपको, ये डायरेक्शन आपको, ये क्या आ जाएगा। अगर नेट इसकी जो स्क्वायर है इसकी एक डिस्टेंस ए है, तो ये नेट डिस्टेंस क्या होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है a√2, तो आधी क्या होगी a/√2, तो आंसर क्या आ जाएगा के क्यू बाई a/√2 का स्क्वायर, ये आ गया। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से भी सेम आएगा, उसका मल्टीप्लाई करा दो, तो नेट आंसर क्या आ जाएगा k2 बाई, ये भी आपका ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 4kq बाई a², 4kq बाई a², ये आंसर, सिंपल। बात समझ आ रही है। ये हो गया चार्जेस की बात कि अगर चार्जेस दिए गए हैं हमें किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। अब मान लो चार्जेस आपके डिस्क्रीट ना होकर के लीनियर होते हैं, तब हम क्या करते हैं, सॉरी कॉन्टिन्यूस होते हैं, तब क्या करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस चार्जेस के अलग अलग तरह के सिस्टम्स बन सकते हैं। लाइक हमारे पास दिया गया है एक रॉड दिया गया है, ठीक है, एक रिंग दिया गया है, या एक हमारे इस तरह से कुछ कॉन्टिन्यूस चार्जेस दिए गए हैं, तो उनकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, एलिमेंट लेके। कैसे करते हैं, एलिमेंट लेके। एलिमेंट लेना नहीं आता है, अभी भी टाइम है आपके पास। आज तारीख कितनी हो गई आपकी, 4 तारीख हो गई आज, अभी भी आपका शायद 12 तारीख को एग्जाम है ना, 12 तारीख को एग्जाम है, मैं करेक्ट हूँ ना, शायद मैंने देखा था डेट शीट, आपकी 12 तारीख का एग्जाम है, तो 12 तारीख में भी आपके 7-8 दिन है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको कोई दिक्कत दे रही है तो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स बनती हैं, काफ़ी बन सकती हैं, ठीक है। तो मान लो इस पर लैम्डा चार्ज है, इसकी लेंथ 12 मान लो, ठीक है, इससे कुछ डी डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे करना है, यहाँ पर आपको हमेशा x डिस्टेंस पर जाके dx का एक एलिमेंट लेना है, इस dx की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसकी डायरेक्शन ये आएगी, है ना। फिर इसके कंपोनेंट कर ले, एक ये और एक ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, DE sin थीटा, ठीक है। तो नेट जो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, E हॉरिजॉन्टल, या बोल सकते हैं रॉड के परपेंडिकुलर, E रॉड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इंटीग्रेशन DE cos थीटा, और E पैरेलल क्या आएगा, इंटीग्रेशन DE sin थीटा। डी कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, KQ बाई R², क्यू कितना है इस वाले एलिमेंटल चार्ज के लिए, क्यू कितना होगा, लैम्डा dx, लैम्डा इंटू उसकी लंबाई कितनी मानी dx, तो लैम्डा dx बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी, ये d है, ये x है, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट x² प्लस d², ठीक है। तो कितना जाएगा, x² प्लस d², से इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस d²। अब करना क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरह का, ठीक है, इसमें ये d है, ये x है, ये थीटा है, तो क्या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर x बाई डी, x क्या हो जाएगा यहाँ से, d tan थीटा, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, d tan थीटा, dx की वैल्यू रखो, इसको डिफरेंशिएट करके d आ जाएगा, d की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, ये आ जाते हैं। अब जैसे मान लो हमसे बोलते जाए ये रिंग है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रिंग है, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, बताओ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लो हमने यहाँ कोई एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मान लो हमने यहाँ कोई एलिमेंट लिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मान लो हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ हमने लिया, यहाँ आएगा। तो ध्यान से देखो, जितने भी हम एलिमेंट लेते रहेंगे सबकी वजह से एक दूसरे वाले कैंसल आउट होते रहेंगे, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना इन चीजों का कि अगर आपके रिंग पे जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या करेंगे, अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो ये आपकी रिंग है, ठीक है, हमने क्या किया, चार्ज डेंसिटी इसमें दे दी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। इस तरह से आपकी चार्ज डेंसिटी जो है वैरी कर रही है, इस तरह से चार्ज डेंसिटी वैरी कर रही है। तो हम करेंगे क्या, अब जाएंगे हम थीटा पर, डी थीटा का हमने एलिमेंट, अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल 0 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो हमने क्या किया, थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिया, इस डी थीटा एलिमेंट के लिए छोटा सा चार्ज डी क्यू कितना आएगा, छोटा चार्ज डी क्यू कितना आएगा, लैम्डा डी थीटा, इंटू आर, इसकी लंबाई कितनी है, आर डी थीटा, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी जो आर्क होती है, आर्क लेंथ क्या होती है, आर डी थीटा।
तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लैम्डा क्या है, लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इंटू आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। करेक्ट है, क्या डी क्यू आ गया। अब क्या हम यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी कितना आएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन क्या आएगी, ये। अब फिर से इसमें वही बात, दो कंपोनेंट करो, एक आपका ये अगर एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये अगर डी ई है तो ये आ जाएगा डी ई कॉस थीटा और ये आ जाएगा डी ई साइन थीटा। तो इन दोनों को फिर से कैलकुलेट करो, इन दोनों को कैलकुलेट करो पूरा आपका। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मान लो हम इसको हम बोले दे रहे हैं कि क्या बोल सकते हैं इसको, कोई एक बोल दो, E1 बोल दो, ठीक है। तो यह बोल सकते हैं हम ई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ई हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, समेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, और ई वर्टिकल क्या आएगा, ई वर्टिकल आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। क्या हमने डी ई निकाल लिया है, क्या हम डी को उठा के यहाँ रख सकते हैं, क्या बस कैलकुलेशन बची है, जी हाँ। आप बस यहाँ पे डी की वैल्यू उठा के रखो, तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है, पक्का। इस तरह से हमें कोई भी सिस्टम दिया गया हो, हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें आना चाहिए। लाइक हमें सेंटर पे ना दे करके हमसे बोलते जाए बताओ उसकी जो एक्सेस होती है उस पर क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं कि एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसकी रेडियस r है, ये डिस्टेंस x है, तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भले ही चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्यों कि मान लो हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये मान लो हमने ले लिया आपका कुछ जो भी एलिमेंट है डीएल ले लिया, डीएल एलिमेंट, क्योंकि इसमें भी आप थीटा पे जाके ले सकते हो, ऐसे नॉर्मल भी ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये हमने किया। अच्छा भाई, डीएल लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है डीई, ठीक। ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस एक्स, तो ये क्या गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही पूरी कैलकुलेशन, डी आपने निकाला, डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी के डी क्यू, डी क्यू क्या आएगा लैम्डा डीएल बाई लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। अच्छा, ये आ गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो, थीटा पे जाके डी थीटा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा पे जाके डी थीटा भी ले लो, तब भी आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। ये डी आ गया। अब आप क्या करो, इसको ये कंपोनेंट्स ले लो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, फिर से वही दो कंपोनेंट आएंगे, पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आएगा। वो कुछ आपका जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, ई इज इक्वल टू क्या था, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अगर मुझे फॉर्मूला सही याद है तो आपका ये फॉर्मूला आता है। अगर मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है तो आप अपनी कॉपी में करेक्शन करके लिख लेना, ठीक है। मैं मेरे पास अभी कोई नोट्स नहीं है यहाँ पर, तो मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कहाँ पड़े होंगे नोट्स वगैरह, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। आप मिलाओगे कहाँ से, अगर आपके पास फॉर्मूला शीट आपने बनाई हुई है खुद की तो ठीक है, वरना मैंने माइंड में प्रोवाइड कराया हुआ है। कहाँ पे मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कहाँ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का माइंड मैप या जितने भी उसमें नोट्स पड़े हैं आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे नोट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। क्या बात क्लियर है। अच्छा ठीक है, यहाँ 2 होता है नहीं होता है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 2 शायद था, यहाँ पर नहीं था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एसएम कैलकुलेटर्स पे मान लो आपसे डिस्क बोल दिया जाए, डिस्क बोल दिया जाए, ठीक है। ये एक डिस्क है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रही है, चलो अच्छा ठीक है, ये डिस्क है, ठीक है। डिस्क के यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो फिर क्या करना है हमें, इसमें फिर से वही, हमें यहाँ पे एक्स पे जाके dx की एक रिंग काटनी है। उस रिंग, हम एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना जान गए, उस रिंग की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। बस करना क्या है फिर, उस रिंग की वजह से जो भी आएगा उसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। खेला खत्म, बात समझे नहीं समझे। इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी इज इक्वल टू दिस के क्यू, ये डिस्टेंस मान लो आप, चलो इसको x में नहीं मानते हैं ये, क्योंकि x हम ऑलरेडी मान चुके हैं, इसकी रेडियस r होती है, तो हमने r पे जाके dr का एलिमेंट लिया, ठीक है। तो k q x कितना है, x ही है, अपॉन 2 r स्क्वायर, r कितना है यहाँ पर r प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2।
करेक्ट है, सही है ना? करेक्ट है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? डीई आ गया हमारे पास। मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या? गड़बड़ कहाँ पे किया? क्यू रखने में। क्यू कैसे रखेंगे? इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा। चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है लैम्डा, ठीक है? सॉरी सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा। तो क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2πr dr इंटू सिग्मा। 2πr dr इंटू सिग्मा। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे? इसकी जगह क्या कर देंगे हम? के एक्स इंटू 2πr dr इंटू सिग्मा। अब बस करना क्या है? ये आ गया डीई, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये आ गया डी कॉस थीटा, ये आ गया डी साइन थीटा। इंटीग्रेशन इनमें लगा दो, टोटल आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। बस हमें डी निकालना है, डायरेक्शन देखनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका इंटीग्रेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। कोई भी सिस्टम दिया गया हो। क्या इस तरह की बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? पक्का? अच्छा, ये हो गया, हमने कुछ चार्जेस की बातें करी, जहां पे हमें चार्जेस दिया गया है, चार्जेस का सिस्टम दिया गया है, इनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स की कैलकुलेशन हमने देखी, ठीक है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चंस भर भर के बन सकते हैं, वो है आपका कुछ गॉस लॉ से बनता है। गॉस लॉ का बेसिक्स, और जहां से हम उसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। भाई गॉस लॉ क्या था आपका? गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा भाई, हमने पढ़ा है कि फॉर अ स्टैटिक चार्ज डेल क्रॉस ई क्या होता है? डेल क्रॉस ई होता है जीरो, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। कैसी होती है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। तो डेल क्रॉस ई आपका क्या आ जाता है? जीरो। अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात अपने को समझ आती है। ओके, यहां से ये दोनों इक्वेशंस हैं, और आप जानते हो कि ई क्या होता है आपका? माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, ठीक है? इसको उठा के जब हम यहां रखते हैं तो हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, इन दोनों से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं। आपको दिया होगा कि ये पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है? पोटेंशियल दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है? आपसे बोला जाएगा कि आपको चार ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन ये दिया गया है, बी ऑप्शन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, सी ऑप्शन में कुछ दिया गया, डी ऑप्शन में कुछ दिया गया। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ इनमें से वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी? इनमें से वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी फॉर अ स्टैटिक चार्ज, ठीक है? तो जो अगर नहीं भी स्टैटिक चार्ज बोला जा रहा है तो आपको नॉर्मली ये बोला जा रहा है बताओ इनमें से वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है। तो जो वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपका इसको फॉलो करेगी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को फॉलो करेगी। स्टैटिक चार्ज के लिए जो फोर्स फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव होती है। तो जब आप इसको इसमें रखोगे, डेल क्रॉस ई करोगे, चलो इसी ऑप्शन को देख के चेक कर लेते हैं, ठीक है? हालांकि मैंने शायद इसी तरह का कुछ बनाने की कोशिश करी है जिससे कि आप कंजर्वेटिव आए। चेक करते हैं एक बार है कि नहीं, बन पाया नहीं, ठीक है? देखो ध्यान से, डेल क्रॉस ई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? आई जे के, ये करना आता है ना? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, ठीक है? रख दो जो भी आपके एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ठीक है? करो इसको सॉल्व, क्या जाएगा? आई डेल बाई डेल वाई जेड स्क्वायर का करेंगे जीरो, डेल बाई डेल जेड वाई स्क्वायर का करेंगे जीरो, माइनस जे जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का जेड के रेस्पेक्ट में जीरो, प्लस के वाई स्क्वायर का इसके रेस्पेक्ट में जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का वाई के रेस्पेक्ट में जीरो। क्या आ गया हमारे पास? टोटल जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को फॉलो कर रही है, ये एक वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा भाई ओके, अब यहीं से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में है, जो किसी एक चार्ज की वजह से जनरेट हो रही है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की वजह से जनरेट हो रही है। अब आपसे बोला गया कि बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है
ये किस चार्ज डेंसिटी की वजह से जनरेट हो रही है, किस चार्ज डेंसिटी की वजह से जनरेट हो रही है। तो हमें करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के यहाँ रख देना है। तो डेल डॉट ई जब आप करोगे, डेल डॉट ई जब आप करोगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा इसका, आप डेल डॉट करो क्या आ जाएगा, 2x आई कैप, 2x आई कैप प्लस 2y, सॉरी आई कैप क्यों, 2x प्लस 2y, क्योंकि डेल भाई डेल क्या होता है, डेल डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो आई जे के में आपका मल्टीप्लाई होगा तो डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2a प्लस 2z। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया हमारे पास डेल डॉट ई, तो क्या आ गया 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम सिंपल निकाल सकते हैं रो क्या आ जाएगा, जो फोर्स जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी। बात क्लियर है, बात क्लियर है। आपको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पूछा जाए तो आप इस तरह से करोगे, आपसे चार्ज डेंसिटी निकलवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछा जाए तो आप इस तरह से करोगे। मान लो आपको पोटेंशियल दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है, पोटेंशियल कुछ इस तरह से दिया गया है, पोटेंशियल तो आपका स्केलर फील्ड होगा, तो आपको दिया गया है कुछ 2x स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जी क्यूब, इस तरह से आपको पोटेंशियल दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि बताओ आपका ये जो पोटेंशियल है ये वैलिड पोटेंशियल है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये वैलिड है या नहीं है, वैलिड और नॉट। तो आपको करना क्या है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे क्या आ जाएगा, माइनस ग्रेडियंट ऑफ v। फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां रखो, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां रखो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल डेल क्रॉस ई में रखो। अगर ये जीरो आ रहा है, अगर ये जीरो आ रहा है, ये आप सॉल्व करके देखोगे, होमवर्क में है ये। ठीक है, अगर ये जीरो आ रहा है तो ये जो गिवन आपका पोटेंशियल है ये एक वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वैलिड है पोटेंशियल है। ठीक है, और इससे जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वैलिड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, अच्छा आपसे बोल दिया जाए बताओ अब इस, अगर ये वैलिड है, अगर यहाँ पे यस आता है, वैलिड आता है, तो बताओ इससे जनरेटेड चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो आप सिंपल क्या करोगे, इस इक्वेशन का सहारा लोगे। ये इक्वेशन का नाम वैसे क्या होता है, इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, पॉइसन इक्वेशन। क्या होता है, पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, कुछ लोग पॉइजन भी बोलते हैं, पॉइसन बोलते हैं इसको, कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं किस कंट्री का ये वर्ड है, बट पॉइसन इसको बोलते हैं। ठीक है, पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, और अगर मान लो कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं दी गई, इफ नो चार्ज डेंसिटी इज अवेलेबल, फॉर नो चार्ज डेंसिटी, फॉर नो चार्ज आपका रो क्या हो जाता है, जीरो। तो डेल स्क्वायर वी क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर वी क्या हो जाता है, जीरो। और इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लाप्लास इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। बात क्लियर है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। यहां से क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जहां से चार्जेस गिवन होंगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दूसरा इस वाले जो कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चंस बहुत भर भर के बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, और कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी, मैं इसमें बहुत आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप इसको चेक करोगे जो मैंने काम बताया है, और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या ये पोटेंशियल एक वैलिड पोटेंशियल है या नहीं है। अगर नहीं है, अगर है तो इससे जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, या सॉरी इससे जनरेटेड चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अच्छा भाई, थोड़ी सी बातें अगर समय है हमारे पास तो और कर सकते हैं। अभी हम क्या बात कर सकते हैं कि जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, लाइक हमारे पास डिफरेंट स्फीयर्स होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये गॉसेस लॉ की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो हमें कैसे करना है। हमारे पास जो भी स्फीयर दिया होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई स्फीयर दिया गया है अगर क्वेश्चन में, ठीक है, चार्ज स्फीयर दिया गया है, आपको चार्ज स्फीयर दिया गया है, और आपसे बोला जा रहा है उसमें आपको कोई कुछ भी पूछ लिया जाए, लाइक आपको पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, अंदर या बाहर, कहीं भी पूछ लिया जाए, पोटेंशियल कहीं भी अंदर या बाहर, या पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कुछ भी पूछ लिया जाए, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या उसकी अप्रोच रखनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सब पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अप्रोच बताऊंगा आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी स्फीयर दिया गया, मान लो ये स्फीयर आपको दिया गया है, ठीक है, आपको चेक करना है किस तरह का स्फीयर है। पहला वर्ड आपको पकड़ना है कि वो सॉलिड है या हॉलो है। ठीक है,
आपको पता चल गया सॉलिड है या हॉलो, ठीक है, एक बात आपको पता चल गई, मान लो सॉलिड है। अब सॉलिड में भी आपको देखना है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। क्या देखना है, कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। या मान लो सॉलिड नहीं हॉलो था, तो उसमें भी आपको सेम दोनों चीजें देखनी है कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। अब जो भी चीजें दी गई है, लाइक आपको या तो सॉलिड कंडक्टिंग दिया हो, अब पकड़ना ध्यान से, सॉलिड कंडक्टिंग दिया हो, सॉलिड सॉरी हॉलो कंडक्टिंग दिया हो, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग दिया हो। मैंने क्या बोला, सॉलिड कंडक्टिंग दिया हो, हॉलो कंडक्टिंग दिया हो, या सॉलिड हॉलो नॉन कंडक्टिंग दिया हो। इन तीनों स्फीयर्स के केस में आपको कैलकुलेशन सेम रखनी है, ठीक है। डिफरेंट किस में होगी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में आपको डिफरेंट अप्रोच लगानी है। क्यों करना है ऐसा मैं बताता हूं, ठीक है। जब भी आपको सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग या सॉलिड हॉलो नॉन कंडक्टिंग दिया हुआ है, तो इसमें कुल मिला के जो चार्ज डेंसिटी, सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें, सॉलिड है कंडक्टिंग है, एक कंडक्टर के ऊपर जब आप चार्ज डालते हो, तो आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो आप सुन लो, एक कंडक्टर के ऊपर जब हम चार्ज डालते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है, सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। सॉलिड कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। हॉलो कंडक्टिंग है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, हॉलो स्फीयर ही हॉलो है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, स्फीयर पे होगा। फिर से वही बात, हॉलो है, नॉन कंडक्टिंग भी होगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, स्फीयर पे होगा। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा कि चार्ज जो होगा वो अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। इस वजह से इसकी अप्रोच अलग है और इन तीनों की अप्रोच अलग होती है। यहां पे इन तीनों के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, बाहर क्या होगा, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें क्या होगा, इसमें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, मान लो इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, ठीक है। और बाहर क्या होगा आपके पास, बाहर होगा के क्यू, इसको अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक मिनट रुको। अंदर क्या आएगा आपके पास, अंदर आप गॉसेस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हो, उसको आप कैलकुलेट करो, इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा आपके पास। कैलकुलेट करूं क्या मैं, या आप उसे माइंड मैप से देख सकते हो। बाहर तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, अंदर मैं कैलकुलेट करके एक बार देखता हूँ क्या आता है एग्जैक्टली, मेरे को भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। आप आर पे जाओ, इस तरह से आप एक क्लोज लूप कंसिडर करो, क्लोज सरफेस कंसिडर करो, वहां पे आप लगाओ इंटीग्रल ई डॉट डी ए डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्या हो गया, इसकी जो सरफेस हो गई वो क्या आ गई हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट है, इसका सरफेस आ गया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन। इसके अंदर जो चार्ज होगा वो क्या होगा आपके पास, टोटल चार्ज क्यू था अपॉन, या टोटल स्मॉल क्यू ही मान लो, टोटल चार्ज क्यू था वो पूरे 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में था, और इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल आउट हो गया, ई की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास, ई की वैल्यू आ गई हमारे पास, ई की वैल्यू आ गई क्यू आर क्यूब बाई पाई बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है, एप्सिलॉन नॉट और क्या है आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, करेक्ट है। आर स्क्वायर से ये चला गया, क्या बचा यहाँ पे, ई इज इक्वल टू क्यू आर बाई पाई 3 एप्सिलॉन नॉट पाई या पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, कुछ इस तरह का आएगा आपके पास, यानी वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें ऐसा कर लो क्यू आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ठीक है। अगर कहीं कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक भी करी हो तो आप माइंड मैप से इसमें मिला सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं वहां से आप मिला सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है, पोटेंशियल आप कैलकुलेट करो, पोटेंशियल कैलकुलेट करो, उन सब के एक्सप्रेशंस जो हैं मैंने कैसे अप्रोच आपको बताई है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए इसकी, जो आपका लाइक पहले क्या करना है, हमें पहचानना है किस तरह से वो आपका कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो है, सॉलिड है,
उसको पहचानने के बाद हमें देखना है अंदर निकलना बाहर निकलना। इस केस में क्या होगा, अंदर में से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, कैपिटल आर। और बाहर क्या होगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, इसमें अंदर कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। इसमें बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ई इज इक्वल टू आई थिंक 3/5 नहीं, 3/5 नहीं, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, के क्यू स्क्वायर बाई 2r होती बाहर। इसमें क्या होता है, इसमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कुछ एक लंबा सा आता है, मेरे को एक्सप्रेशन याद नहीं, आप माइंड मैप से देखोगे। ठीक है, इसमें जो अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है और बाहर पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल इसमें अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। ठीक है, मैं इसको जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है उसको यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार, इसमें जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और इसमें आपकी बाहर हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई 2r और अंदर होती है के क्यू स्क्वायर बाई 10r। ठीक है, तब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। इसमें जो ग्राफ बनेगा आपका, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस, आपकी सॉरी डिस्टेंस, रेडियस नहीं डिस्टेंस। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0, जैसे ही r इक्वल टू r पहुंचे तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के साथ में घटने लगता है। ठीक है, पोटेंशियल का अगर आप इसमें ग्राफ बनाओ इन तीनों के लिए, ठीक है, तो कैसे आएगा, पहले पोटेंशियल एकदम कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, के क्यू 1/r स्क्वायर, ये 1/r स्क्वायर के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा, फिर ये जैसे r इक्वल टू r पहुंचेगा तो 1/r के साथ में घटेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर पहले r के साथ में बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले r के साथ में बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1/r स्क्वायर के साथ में घटता है। ठीक है, ये r इक्वल टू r है। पोटेंशियल की बात की जाए, पोटेंशियल का अंदर में कोई एक्सप्रेशन याद नहीं है, बट कुछ शायद इस तरह का एक एक्सप्रेशन आता है जहाँ पे कुछ पैराबोलिक या इस तरह का एक्सप्रेशन आता है, फिर उसके बाद में वो r इक्वल टू r के बाद में घटने लगता है। ठीक है, तो इस तरह के पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ्स बनते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। ठीक है, पहले हम लोगों ने बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो डिस्क्रीट और वो एक सिस्टम दिए होते थे रॉड वगैरह, उसको नॉर्मली हम कैसे कैलकुलेट करते थे। फिर हमने बात करी कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को समझते हैं, क्या उसमें इक्वेशन लगते हैं, पॉइजन इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, वहाँ से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से हम चार्ज डेंसिटी से रिलेट करते हैं, वो सारी बातें करी। फिर हमने थोड़ी सी इसकी बात करी, यहाँ से गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, बात समझ आ गई है तो भी लिख सकते हो कि हाँ बातें क्लियर हो गई। और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक करने से क्या होता है, समझदार हो। ठीक है, चीज़ें आगे पहुँचेंगी, दूसरे लोगों तक जाएंगी और ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।